नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 19 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज हम लोग 18 जून के भी न्यूज़ को कवर करेंगे। कल कुछ परिस्थितियों के कारण से न्यूज़पेपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज उसके भी मैं न्यूज़ कवर कर दूंगा। रेगुलर होता है, रोज़ ही होता है, संडे छोड़कर तो डेली ही करता हूँ। कल तो सवाल भी नहीं दे पाया, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी उसके कारण से। तो आज मैं आपको कल का भी न्यूज़ कवर करवाऊँगा और कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए, वो भी कवर करवाऊंगा। एक न्यूज़ पहले का है जो कई दिनों से मुझे कवर करवाना था, छूटा हुआ है। वो है कि इनक्वाइस ने, मैंने एक दिन और चर्चा की थी कि अल नीनो और ला लीना को प्रिडिक्शन करने का, इसकी भविष्यवाणी करने का। आपको पता है कि भविष्यवाणी क्या होता है, तो पहले ही बता देना। क्या पहले कुछ हमें पता चलता है? बिल्कुल। कौन सा आंधी तूफान कब आने वाला है ये सब हमें पता हो जाता है ना। मौसम से जुड़ी हुई जानकारी हमें पहले ही पता चल जाती, तो भविष्यवाणी कुछ हद तक तो होती ही है। तो भविष्यवाणी ज्योतिष वाली नहीं, विज्ञान वाली भविष्यवाणी है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे किस आधार पर इनक्वाइस ने एक बहुत ही शानदार सा सिस्टम बनाया है और वो सिस्टम क्या है, किस प्रकार से काम करता है। इनक्वाइस को भी हम लोग समझेंगे। उसके अलावा आज बिहार स्पेशल में नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का उद्घाटन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी जो हैं वो उद्घाटन करेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। उसका हम लोग इंटरनेशनल एंगल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्व क्या है, उसको भी समझेंगे हम लोग। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मत पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़ा कीजिए। न्यूज़पेपर का महत्व क्या है, ये आपने यूपीएससी का पेपर अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर का क्या महत्व है। न्यूज़पेपर का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। इस तरह के करंट अफेयर के सवाल डाले जाते हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से होता है, तो इसको सिंसियरली रेगुलर आप अध्ययन कीजिए न्यूज़पेपर का। एक बार खुद से भी उल्टाया कीजिए, ये तो बचपन से आदत होती है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की, उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा कवच सिस्टम को आज हम लोग फिर से समझेंगे। पिछले साल भी ओडिशा ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 दिन पहले ही आपको पता होगा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है ये टकरा गई गुड्स ट्रेन से दार्जिलिंग के समीप पश्चिम बंगाल में। इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है ये कवच सिस्टम और क्यों काम नहीं करता है। ये कवच सिस्टम की बात हो रही है। रेलवे में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं और रेल मिनिस्टर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है, किसी मंत्री की क्या जिम्मेवारी बनती है। एक समय था जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और ट्रेन की भीषण दुर्घटना हुई थी, उन्होंने तत्काल रूप से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे और दुर्घटना हो गई थी रेल की, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे, हम फेल हुए। जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना, कौन जिम्मेदारी लेगा? रेल मिनिस्टर यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। इससे पहले भी सुरेश प्रभु थे रेल मंत्री, जब 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का तो उन्होंने सीधा सीधा अपना इस्तीफा दे दिया था। सुरेश प्रभु का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहे रेल मंत्री। तो इन सभी चीज़ों को भी देखें, कवच सिस्टम को। उसके अलावा भारत अमेरिका, ज़रा ध्यान से सुनिएगा देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, यूके, ये सभी देश भी इकट्ठे हो सकते हैं किसी एक चीज़ के लिए। क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। बायोडीजल को लेकर इकट्ठे हुए हैं और उसको भी हम लोग देखेंगे कि भाई बायोडीजल क्या होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इसमें जिसको हम लोग देखेंगे। जैव ईंधन क्या होता है, बायोडीजल क्या होता है, और उसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है जो इससे जुड़ा हुआ है, छोटा सा है, वो शब्द तो आपने पढ़ा होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और डिटेल में बीपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए थोड़ा सा। मैं आपको क्या बोलूँगा कि क्या पेपर 69 से आसान होगा। देखिए, ये प्रेडिक्शन अगर कोई कर रहे हैं तो सही नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 69 बीपीएससी का जो पेपर था उसी के ऑन पॉन पेपर होगा, उससे आसान होगा, उससे कठिन नहीं जाएगा। कुछ एक आध चैनल ने तो 70 बीपीएससी के कट ऑफ जारी करना शुरू कर दिया है। भगवान से तो डरो, कम से कम 70 बीपीएससी का फॉर्म नहीं आया है, 70 बीपीएससी के कट ऑफ जारी कर रहे हैं। खैर छोड़िए, वो सब अनेर गनेर चैनल होते हैं। इधर देखिएगा ध्यानपूर्वक, 69 बीपीएससी का जो पेपर होगा, पेपर था, उसके हिसाब से एक बार 2 बार उस पेपर को ज़रा ध्यान से देखा कीजिए। सप्ताह में एक आध बार 69 का पेपर उल्टा लिया कीजिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सप्ताह में एक आध बार 69 का पेपर उल्टा लिया कीजिए। जिससे क्या होगा ना, आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई पेपर में सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया था, सवाल किस प्रकार से पूछा गया था, किस तरह की चीज़ों पर पढ़ते समय मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इस बार पॉलिटी के पेपर में यूपीएससी में जो संसद चैप्टर पढ़ के गए होंगे
उनका पॉलिटी बेड़ा पार हो गया होगा, क्योंकि इतने सवाल सांसद से उन्हें पूछे, भर भर के पूछे। चुनाव के बाद हमने 3 टॉपिक के पढ़े हैं, उससे सवाल पूछे उन्होंने। इसी तरह से हर एग्जाम में कोई न कोई हिस्सा डोमिनेटिंग होता है, किसी एक हिस्सा को वो लोग गौन कर देते। जैसे इस बार यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री गौन था, न के बराबर में सवाल था। थे भी सवाल तो आज़ाद भारत से सवाल थे, है ना, स्वतंत्र पार्टी वगैरह सब एनसीईआरटी से। तो आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पक्ष को बिल्कुल ही गायब कर दें या कमज़ोर कर दें। जैसे हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री के सवाल कमज़ोर कर दें, उसके बाद पॉलिटी का या बिहार स्पेशल हावी हो जाए, या उसकी जगह पर साइंस एंड टेक हावी हो जाए, या साइंस को कम करके हो सकता है कि वो ज्योग्राफी को हावी कर दें। तो ये उनके हाथ में होता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर में पढ़ना है। बस ध्यान रहे ये रखना है कि भाई हिस्ट्री, साइंस और कौन सा, तो करंट अफेयर, इस पर हमारा क्या रहे, तो एक तरफा कब्जा रहना चाहिए। इसमें से कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल। ये 4 सेक्शन जो होते हैं ये आपके पीटी पार करवा सकते हैं, 100 नंबर से ज़्यादा दिलवा सकते हैं आपको। तो इसलिए इन पर तो इतना अधिकार रखिएगा कि भाई जी जान लगा देंगे। 30 में से 25 सवाल ऑन एन एवरेज सबके सही करने हैं मुझे, 25 या 75 सवाल करीब में यहाँ से मुझे निकाल ले जाने। एक टारगेट रखेंगे तो 70 तक इसमें से भी सॉल्व कर ले जाएंगे, तो भी आपका पीटी पास हो जाएगा। बाकी इधर उधर से मिलाकर आप 30 सॉल्व कर लेंगे। तो एक स्ट्रेटजी अपनी भी बनाइएगा। ओके, चलिए देखते हैं आज के सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। इनक्वाइस का सिस्टम है, उसके अलावा कवच को डिस्कस करते हैं हम लोग और समझते हैं क्या प्रणाली है ये। बार बार एक ही टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो उसके जो महीन से महीन फैक्ट होते हैं वो आप पकड़ पाते हैं, फिर आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगा। एक ही टॉपिक क्यों बार बार पढ़ना होता है भाई? क्योंकि इस बार का पेपर उठाकर देखिए क्या क्या नहीं पूछा है उन्होंने। यूपीएससी का ही देख लीजिए, 69 बीपीएससी का ही देख लीजिए। राष्ट्रपति से इतने कठिन सवाल पूछे गए थे 69 बीपीएससी में, आप उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कवच सिस्टम को, फिर इनक्वाइस पर आएंगे हम लोग। कवच सिस्टम है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे, इसका टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान से पढ़िएगा। 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पर पीटी को लेकर। कल मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टेस्ट है, कल मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टेस्ट है। 2 टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो कृपया करके अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ज्वाइन ज़रूर कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको वीडियो मिलता है और उसके अलावा उनको पीडीएफ वगैरह भी मिलता है। आप भी कर सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगा आपको। मिडेवल हिस्ट्री का तो सारा सब्जेक्ट जो बिहार स्पेशल के जितने सवाल आ सकते हैं वो सब मिडेवल हिस्ट्री में मैंने कवर करवा दिया। वन लाइनर फैक्ट के तौर पर ही, लेकिन सारे कवर करवा दिए। मिडेवल से तो वन लाइनर ही पूछा जाता है गुरु, है ना। देखिए क्या है कि अब भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। सभी देशों के पास में अपने अपने ट्रेन को सुरक्षित तरीके से टकराव से रोकने से, कॉलिजन से रोकने की एक प्रणाली होती है। जैसे यूरोप का जो ट्रेन रोकने की प्रणाली है वो बहुत ही शानदार और उम्दा मानी जाती है। जैसे जापानियों की जो ट्रेन कॉलिजन को रोकने की प्रणाली है वो बहुत ही उम्दा मानी जाती है। चीन की बहुत ही उम्दा मानी जाती है। इसलिए चीन में 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं और ये जल्दी एक्सीडेंट का न्यूज़ आप नहीं सुनेंगे। एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ के रेल मिनिस्टर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उसमें घोटाला हुआ था। एक नट जो जिस क्वालिटी का लगाना जाना चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं लगाया था उन्होंने, तो वहाँ के रेल मिनिस्टर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये क्या है? लोगों के जान माल को डायरेक्टली प्रभावित करने वाला सेक्टर है। इसलिए इसमें सुरक्षा का मानक जो होना चाहिए वो सर्वोच्च होना चाहिए। स्पीड अपने यहाँ की ट्रेन की अभी भी 60 किलोमीटर एवरेज नहीं है, 60 किलोमीटर नीचे की रफ्तार से अपने देश में चलती है। हमारे पड़ोस में 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, वहाँ पर कॉलिजन नहीं होता है। अपने देश में कॉलिजन हो जाता है, खरी मालगाड़ी से ट्रेन टकरा जाते हैं। किसी का तो डिफ़ॉल्ट होगा इसमें, किसी ने तो इसमें गलती की है। देखिए क्या है, इसको 2012 से विकासशील है ये, जिसे आर्मर या कवच का नाम दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, इसको ज़रा कृपया करके ध्यान में रखिएगा। उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वह ट्रेन के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं। ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होता है। कवच सिस्टम की सबसे बड़ी खामी अगर अब ये मुझसे पूछें आप तो क्या है कि ये सिस्टम अभी भी डेवलपिंग ही है, 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है इसका। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। ठीक है, TCAC या कवच में यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली
स्वदेशी एंटी कॉलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए प्रमुख घटक से शामिल हैं। इससे भविष्य में हाईटेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 जैसी विशेषताएं भी होंगी, लेकिन अभी हम नहीं स्थापित कर पाए। हम कहने को बोल रहे हैं यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन प्रणाली, यूरोपियन लेवल का, लेकिन हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। यूरोप में ट्रेन एक्सीडेंट भारत की तुलना में इतने अधिक नहीं होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट अपने देश में होता है, भारत में होता है। कवच का वर्तमान स्वरूप सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक का पालन करता है। देखिए, सिस्टम बनाने का अगर आप केवल सिस्टम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और है भी उस तरह का। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी अभी मैंने आपको बताया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो इसका अभी तक काम नहीं कर रहा है 100% से। यह जिस अनुरूप हमने तय किया था कि जिस तरह के सेफ्टी मेजर्स को ये क्वालिफाई कर जाएगा, वो अभी तक नहीं कर पाया है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमने जो एक रखा था कि भाई हमें उस मानक स्तर का रिजल्ट मिलेगा, वो तो कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। उड़ीसा वाला जो एक्सीडेंट था उसमें कवच का योगदान नहीं था, क्योंकि कवच जो था वहाँ पर वो लगा ही नहीं था उस रूट पर, जबकि वो सबसे बिजिएस्ट रूट है भारत का। SIL 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिक संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। SIL का 4 SIL स्तर 1 से 4 हैं। एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा का आवश्यकता है इसमें। ओके, नए रूप में भारत कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है। दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणाली का एक सस्ता विकल्प हो। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कवच सिस्टम को अगर हम देश में सही से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सही से इसको हम काम में ले आएंगे, और ये अगर अच्छे से काम करने लग जाएगा, जिस प्रकार से यूरोपियन ट्रेन कॉलिजन सिस्टम जो है उसको दुनिया भर में निर्यात किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को बेचा जाता है, उस टेक्नोलॉजी को ट्रेन में इम्प्लीमेंट किया जाता है यूरोपियन देशों के द्वारा, उसी प्रकार से भारत सरकार का अपना स्वदेशी तकनीक होगा जो भारत सरकार पूरे दुनिया भर में बेच पाएगी कि हमने अपना ये सिस्टम बनाया है, आप हमारे सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। इसे 4G लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन LTE तकनीक के साथ संगत और वैश्विक बाजार के लिए उत्पाद बनाने हेतु काम चल रहा है। सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए काम जारी है, विश्व स्तर पर पहले से स्थापित अन्य सिस्टम के साथ में संगत हो सके। अब इस सिस्टम कैसे काम करता है जरा वो देख लीजिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर ट्रेन में लगा होता है, ट्रेन के पीछे के हिस्सों में भी लगाया जाता है ताकि पीछे से भी टक्कर ना हो। जैसे ही आइडेंटिफाई करे वैसे ही ट्रेन पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। यहाँ आगे में RFID का डिवाइस लगा रहता है। ये RFID सिग्नल पर भी लगा होता है। बगल के स्टेशन TCAC जो होता है वहाँ से भी लगा होता है, और ये GNS GPS के थ्रू भी कनेक्टेड होता है रेडियो सिग्नल के थ्रू में, जिससे क्या होता है कि भाई आसानी से ट्रेन के कोलिजन को रोका जा सके। उस ट्रैक पर कोई और ट्रेन होगी, कम दूरी होगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम काम करने लग जाता है। तो RFID जो तकनीक है इसका इसमें मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर एक तकनीक होता है जिसका उपयोग अभी कहाँ पर और किया जा रहा है, तो टोल कलेक्ट करने के लिए जो आप सुनते हैं कि ऑटोमेटिक फास्टैग लगा दिया जाता है, वहाँ पर भी RFID तकनीक का उपयोग किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। महत्व क्या है, कवच प्रणाली से रेल पटरियों पर ट्रेन की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। आपको मैंने जो अभी बताया ना, वो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। इस बार भी देखिएगा UPSC के पेपर उठा के साइंस एंड टेक में जितने सवाल उन्होंने पूछे उसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन पूछा है उन्होंने। आपसे भी यही पूछेगा कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर निम्न में से कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है या कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, वहाँ पर आपसे पूछ लेगा। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक जहाँ पर भी इसका उपयोग होता है उसको ध्यानपूर्वक देखकर पढ़ा कीजिए। न्यूज़पेपर जब आता है तो उसमें देखिए कि किस टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बनते हैं जिस पर आपकी निगाह नहीं जाती है। ओके, एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेनें आसन्न पटरियों पर ट्रेन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए रुकेंगी। वर्तमान में लोको पायलट या सहायक लोको पायलट को सावधानी संकेतों को देखना होता है, और अगर उन्होंने गलती से भी एक सिग्नल मिस्टेक कर दिया, देखने से मिस्टेक कर दिया उन्होंने, तो ट्रेन की टक्कर हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि पिछले दिनों ही दक्षिण भारत में ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर लोको पायलट वगैरह T20 मैच शायद देख रहे थे, है ना, तो मैच देख रहे थे जिसके कारण टक्कर हो गया था।
तो उन्होंने एक सिग्नल मिस किया, अब उनको पता ही नहीं लग रहा था, तो ट्रेन भी टकरा गई थी। तो ये क्या है, तो ये ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है। और जो लोको पायलट वगैरह तो उनका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, तो उनका कंसंट्रेशन भी वीक हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, ज़रा ट्रेन में बैठकर वर्किंग आवर अपना 12 से 15 घंटे कर लीजिए। और कई ट्रेन ड्राइवरों के तो उससे भी ज़्यादा कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा अपने यहाँ पर ख़तरा का इशू है कि भाई ट्रेन ड्राइवर्स और लोको पायलट्स की जो वर्किंग आवर है वो बहुत ज़्यादा होता है। उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका काम बहुत ही हाई कंसंट्रेशन का होता है, तो उनको आराम मिलना चाहिए, उनका वर्किंग आवर कम होना चाहिए। तो ये मैन मेड मिस्टेक के कारण से क्या होता है, तो दुर्घटना हो जाती है। लागत क्या है, दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजना की लगभग में 2 करोड़ रुपए की तुलना में इसे संचालित करने के लिए भारत में जो सिस्टम कवच बनाया गया है वो 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च ही आएगा। लेकिन भारत का ट्रेन नेटवर्क कितने हज़ार किलोमीटर का होगा, उसमें 50 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना महंगा सिस्टम भारत के लिए पड़ेगा, क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क बहुत ही विस्तृत है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारत में इसका अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए भारत के ट्रेनों में, इसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कवच सिस्टम पर खर्चा है। 1 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है, 1 लाख करोड़ रुपया, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन फिर भी ये दुनिया में सबसे सस्ता ट्रेन सुरक्षा के लिए विकल्पों में से एक है। संचार, इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिए स्थिर उपकरण भी शामिल होंगे। ट्रेन के चालक दल स्टेशन के साथ निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिए उन्हें एक केंद्रीय प्रणाली में रिले भी किया जाएगा। ये छोटा सा कवच के बारे में मैंने आपको बताया है। टर्मिनोलॉजी 2-4 मैंने यूज किया, उसको कृपया करके ध्यान रखिएगा। आज हम लोग धान की रोपनी कैसे की जाती है वो भी सीखेंगे हम लोग। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, वो भी सिखाऊंगा आज मैं, धान कैसे लगाया जाता है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है गुरु, यूपीएससी ने 2020 ईस्वी में धान कैसे लगाया जाता है इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था। वो देखना चाह रही थी कृषि नीति बनाने वाले केवल घर में एसी में ही बैठे रहते हैं या उनको कुछ पता भी है धान रोपाई के बारे में, इसलिए पूछा था क्योंकि चर्चा में था। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस चर्चा में था, आज भी चर्चा में, आज देखेंगे क्यों है चर्चा में, लेकिन फिलहाल हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, एक छोटा सा और उससे भी पहले मंत्र दे देता हूँ। क्या, जो इस टॉपिक में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बोला, RFID का उपयोग। वो मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा सवाल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहाँ पर भी बिल्कुल सिक्योर तरीके से हमें किसी चीज़ को ट्रैक करना होता है, सिक्योर तरीका ट्रैकिंग सिस्टम का, उसमें RFID का उपयोग किया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जहाँ पर भी किसी सिक्योर तरीके के द्वारा किसी को ट्रैक करना है, आदमी को ट्रैक करना नहीं, किसी वस्तु को, किसी जानवर को, किसी एनिमल को, ऑब्जेक्ट को, कार को, किसी भी चीज़ को, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा RFID तकनीक। अब कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, हॉस्पिटल में एसेट्स ट्रैकिंग की, कहाँ कहाँ पर कौन सा एसेट्स है उसके बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक में, मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा जैसे गाड़ियों के ट्रैक में अभी मैंने बताया टोल सिस्टम जो है, उसके अलावा देखिए अभी गाड़ी को टक्कर को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। मेट्रो वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर का। तो इसको ज़रा कृपया करके ध्यान में रखें कि क्या है क्या नहीं, कहाँ कहाँ पर इसको उपयोग किया। 2-4 उपयोग आप भी पढ़ लें इसका, कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक आध सवाल जिसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है पीटी में तो या मेंस में, तो वो यही टॉपिक है। BCNN, चूँकि हमारे सेंटर हैदराबाद में इनक्वाइस का सेंटर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब ये फुल फॉर्म भी PCS पूछ सकता है, पिछली बार उन्होंने एक फुल फॉर्म पूछा था, तो कृपया करके इसको भी ध्यान में रखें। वैसे तो आप लोग कर ले जाएंगे। ओशियन नेशनल जो हमारा भारतीय सेंटर है ना, समुद्री जानकारी से जुड़ा हुआ भारतीय सेंटर, इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बनाया है, तो बायेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि क्या होता है क्या नहीं। और ये सिस्टम जो है ये अल नीनो को नाम तो सुना होगा, अकाल यानी कि भारत में अल नीनो आएगा तो भारत में सामान्यतः सूखा पड़ता है। लाल स्पेनिश शब्द हैं ये सब, लाल नीना स्पेनिश शब्द हैं, लाल नीना। इसका क्या तात्पर्य होता है, तो दक्षिणी प्रशांत ऑसिलेशन, साउथ जो प्रशांत महासागर उसका ऑसिलेशन जब भी होता है तो कोई एक ही प्रक्रिया रिपीट हो रही है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा, तो ऑसिलेशन में क्या होता है ना, कोई एक ही प्रक्रिया रिपीट हो रही है।
तो क्या होता है, जैसे ये प्रशांत महासागर है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो कभी इसका ये तट गर्म रहता है, कभी ये तट रहता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण से नहीं है। हाँ, जलवायु परिवर्तन इसकी फ्रीक्वेंसी को बाधित जरूर कर सकता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि अल नीनो लाल नीनो घटनाएं 7 ईयर्स में रिपीट होते हैं, 7 से 8 सालों में। कई बार देरी भी हो जाती, कई बार जल्दबाजी भी हो जाती। इसके अध्ययन को बड़ा ही कठिन माना जाता है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल टाइप का है ये। फिर भी दुनिया भर के वैज्ञानिक कोशिश करें इसको प्रेडिक्ट किया जाए कि भाई कैसे क्या ये बदलता है, कब बदल जाता है अचानक से। समुद्री जल धाराओं को अगर आप पढ़ेंगे, ओशियन को अच्छे से पढ़ेंगे, ओशियन करंट को, तब जाके ये टॉपिक थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। तो अभी इतना समझिए कि पूर्वी और प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के तापमानों में उतार चढ़ाव होते रहते समय के साथ में उस तापमान में उतार चढ़ाव के कारण से अल नीनो और लाल नीना की घटनाएं घटित होती हैं। इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपका बेड़ा पार क्वेश्चन में पीटी में हो जाएगा। अब ज़रा देखेंगे हम लोग BCNN क्या है। इनक्वाइस जैसी बहुत ही अच्छी संस्था मानी जाती है। इनक्वाइस बहुत ही अच्छी, दुनिया में प्रतिष्ठित संस्था में नाम आते हैं इनक्वाइस का, काफ़ी बड़े स्तर पर अध्ययन वगैरह करती है समुद्र की। तो ज़रा देखिए इनक्वाइस का नया उपकरण बेसियन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, BCNN है। इसका उपकरण का उद्देश्य अल नीनो दक्षिणी दोलन और के अल नीनो और लालिना चरणों की शुरुआत का पूर्वानुमान लगाता है। ये अल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन ENSO के शुरुआत जब होती है तो उसका पूर्वानुमान ये प्रेडिक्शन कर सकता है। मौसम विभाग एकमात्र ऐसा दुनिया में चीज़ है जो साइंटिफिक आधार पर पूर्वानुमान करता है। पहले उसको पता होता है कि कब कौन सी बाढ़ आएगी, इस बार सूखा पड़ेगा, मानसून कैसा पड़ेगा। पहले ये काम ऋषि मुनि कर लेते थे, वो भी गणना करते थे किसी चीज़ की। अब ये साइंस के द्वारा किया जाता है ना। तो मौसम विभाग जिस तरह से होता है उसी तरह से अब आगे हम एक और कदम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे भारत के एग्रीकल्चर पर, भारत के मानसून पर अल नीनो और लाल नीना का गहरा प्रभाव होता है। जैसे अब जो है भारत में सिचुएशन वो लाल नीना का है। अब भारत में अभी तो आपने बहुत गर्मी झेले हैं, बहुत गर्मी झेल रहे हैं, अब आप कुछ दिनों बाढ़ झेलेंगे क्योंकि भीषण इस बार का मानसून रहने वाला है, नॉर्मल से अभव रहने वाला है इस बार का मानसून। तो ये लाल नीना और अल नीनो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसके कारण से अब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इससे जुड़ी हुई चीज़ों पर भारत सरकार को काम करना पड़ेगा। यह पहले 15 महीने पहले तक इन जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी कर सकता है। 15 महीने पहले हमें बता सकता है। सोचिए ज़रा कि कहाँ पर हम पहुँच रहे, जहाँ पर 15 महीने बाद कौन सी घटना होगी ये हमें पहले से पता होगा। 5 जून को जारी बुलेटिन के अनुसार PIB में आया था ये न्यूज़, बंधुओं ध्यान में रखिएगा इसको। इसकी अत्यधिक संभावना 70 से 90% है कि लालिना की स्थिति जुलाई से सितंबर तक विकसित होगी और फरवरी 2025 तक बनी रहेगी। अभी मैंने आपको बताया कि लालिना इस बार बन रहा है। कब से? जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर में खूब बारिश होने वाली है भारत में, ठीक है। और ये कब तक बनी रहेगी? तो अगले साल के फरवरी महीने तक बनी रहेगी लालिना। बायसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क BCNN के बारे में, यह न्यूरल नेटवर्क का एक प्रकार है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। जो हाई टेक्नोलॉजी जिनको माना जाता है, जिसमें एक AI है, जिसमें डीप लर्निंग है, जिसमें एक मशीन लर्निंग है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके इस सिस्टम को बनाया गया है। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन के अल नीनो और लालिना चरणों की शुरुआत का पूर्वानुमान लगाता है। यह 15 महीने पहले तक इन जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी कर सकता है। BCNN का लक्ष्य ENSO, अभी जो मैंने आपको बताया, साउथ ऑसिलेशन, अल नीनो या लालिना चरणों संबंधित पूर्वानुमान को बढ़ाना है। मॉडल की पूर्वानुमानित क्षमताएं वायुमंडलीय अंतःक्रियाओं के साथ साथ इन चरणों और क्रमिक समुद्री परिवर्तन के बीच संबंध का लाभ उठाना। कहने का मतलब इसमें यह है कि समुद्र में जो उथल पुथल हो रहे हैं, हम पहले से इस सिस्टम को सारा कुछ, न्यूरल नेटवर्क का मतलब है एक तरीके का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हमने AI पर आधारित बनाया है, जिसमें जब हम इनपुट देते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है वर्तमान में, क्या तापमान हो रहा है, किस प्रकार के विंड चल रहे हैं, ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम है ये हमें पहले 15 महीने पहले तक का प्रेडिक्शन कर सकता है कि 15 महीने पश्चात आपके यहाँ पर अल नीनो और लालिना की घटनाएँ हो सकती हैं। मॉडल NINO नीनो 3.0 सूचकांक मान के आधार पर भविष्यवाणी की गणना करता है। यह सूचकांक मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर की विसंगतियों का औसत है, जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ और 170 डिग्री वेस्ट से 120 डिग्री वेस्ट तक फैला हुआ है।
ये प्रशांत महासागर का अक्षांश और देशांतर है और कुछ नहीं। प्रशांत महासागर से 0 डिग्री गुजरता है तो उसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे और एक देशांतर भी ले लिया है। इनके बीच का एक एवरेज टेम्परेचर के आधार पर गणना करके ये हमारे सामने भविष्यवाणी करता है कि भाई साहब ऐसा न ऐसा होने वाला है। बस बात यही है, इसमें बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बात तो आप समझ ही गए हैं। महत्व क्या है? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है ये, हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को समाधान कर सकते हैं या हम उस हिसाब से अपने फसल को पैटर्न को चेंज कर सकते हैं कि इस बार फसल की वर्षा कम होगी। मान लीजिए हमें पहले पता चल गया कि इस बार वर्षा अधिक होगी, तो हम अपने बाढ़ से जुड़े हुए जो आपदा से जुड़े हुए अलग अलग उपाय हैं उनको मेजर पहले से ही तैयार रख सकते हैं। या हमें पहले से ही पता चल गया इस बार सूखा पड़ने वाली है तो फसलों के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, है ना। या फिर जल को पहले से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं कि भाई 1 साल बाद जो है वो वर्षा कम होगी तो पहले से ही जल को सुरक्षित कर लो, यही इसका महत्व है। ENSO क्या है? ENSO ऊपरी वायुमंडल में परिवर्तन के साथ साथ मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और जल के तापमान उतार चढ़ाव शामिल है। ENSO के चरण होते हैं। ENSO 2 से 7 वर्षों तक चलने वाली अनियमित चक्रों में कार्य करता है। अनियमित होता है ये साइकिल, और साइकिल का मतलब होता है एक चीज़ रिपीट होगा बार बार। अभी मैंने ऑसिलेशन बताया था आपको, ऑसिलेशन का मतलब ही होता है कि रिपीट होगा बार बार। ये हम 3 मुख्य चरणों पर प्रकट होता है, गर्म अल नीनो, ठंडा ला नीना या तटस्थ। तटस्थ चरण का मतलब क्या होता है? तटस्थ चरण के दौरान दक्षिण अमेरिका के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर ठंडा रहता है क्योंकि प्रचलित पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली हवाएं गर्म जल को इंडोनेशिया की ओर विस्थापित कर देती हैं। जब इंडोनेशिया की ओर विस्थापित होंगी तो क्या होगा? मानसून मजबूत होगा। अल नीनो का चरण, अल नीनो में कमज़ोर पवन प्रणालियाँ कम गर्म जल के विस्थापन को कम कर देती हैं और गर्म जल का विस्थापन जब कम होता है तो क्या होगा? सतह का पानी ठंडा हो जाएगा। सतह का पानी ठंडा होने से क्या होगा? तो वाष्पीकरण कम होता है। परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। ला नीना का चरण, इसके विपरीत ला नीना में मजबूत पवन प्रणालियाँ इंडोनेशिया की ओर गर्म जल के विस्थापन को तेज कर देती हैं। इससे पूर्वी प्रशांत में सामान्य से अधिक ठंडी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जो अपने यहाँ पर अल नीनो आता है तो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में भारी बारिश होती है क्योंकि वहाँ पर सतह का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। अपने यहाँ पर सतह का तापमान कम हो जाता है, तो सतह का तापमान कम होने से क्या होगा? वाष्पीकरण कम हो जाएगा, जबकि वहाँ पर वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के कारण से मानसून कमज़ोर होता है और ला नीना के कारण से मानसून मजबूत हो जाता है और भी ज़्यादा। तो कृपया करके इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका PT फैक्ट से जुड़ा हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश शायद थाईलैंड बन सकता है जो सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दे सकता है। थाईलैंड ने बिल पास कर दिया है। अब वहाँ के जो राजा रानी होते हैं जो इस पर अपनी अंतिम सहमति देंगे उनके पास में गया है। और साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया ही ले लेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो भी आपको क्या दिखेगा कि थाईलैंड पहला देश होगा। थाई लोगों का लैंड थाईलैंड, है ना। तो थाईलैंड जो होगा ये पहला देश होगा जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दी जाएगी। तो कृपया करके इसको ध्यान में रखें। ये PT फैक्ट के तौर पर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इससे पहले ताइवान में ये अनुमति दी गई थी। ताइवान में दिया गया था ये अनुमति। भारत में अभी भी इसकी अनुमति नहीं है। भारत में 377 को रद्द जरूर किया गया था, जिसमें क्या था कि भाई सेम सेक्स कपल रह सकते हैं, लेकिन मैरिज को अभी भी, उनकी विवाह को, उनकी शादी को अभी भी अनुमति नहीं दी गई। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये केस गया था, मैंने तब एक्सप्लेन किया था और उससे जुड़ा हुआ सवाल आपके मेंस में भी पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये काम हमारा नहीं है, ये संसद का काम है, संसद ही इस पर एक्ट बनाए तो ही सही है। तो भारत में ये चीज़ लीगल नहीं है, मैरिज लीगल नहीं है, बाकी कपल साथ में रह सकते हैं, उसकी लीगलिटी है भारत में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। अगला टॉपिक देखिए क्या, देखिए भारत, चीन, UK और ये सब जो देश हैं, ये सब देश इकट्ठा होकर और एक कैटलिस्ट बनाया है इन्होंने। कैटलिस्ट क्या होता है बंधुओं? कैटलिस्ट क्या होता है? पढ़ा होगा यार, किसी भी रिएक्शन में बचपन में जो पढ़ते थे, किसी भी अभिक्रिया में कैटलिस्ट के मिलाने से रिएक्शन की गति तेज हो जाती है। कैटलिस्ट मिलाने से रिएक्शन की गति तेज हो जाती है। बचपन में पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में पढ़ा था, बिहार वाली बुक में, अभी तक मुझे याद है। तो कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट हमने एक बनाया है, किस किस देशों ने मिलकर? तो भारत, चाइना, UK ने मिलकर, जिससे सस्ता बायोफ्यूल का निर्माण, बायोडीजल का निर्माण किया जा सकता है। अब बायोडीजल क्या बला है भाई?
बायोडीजल क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, बायोफ्यूल क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। कहाँ कहाँ के इसमें लोग शामिल हैं, तो इसमें चाइना के कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, बाकी अपने देश में NIT राउरकेला हो गया, और भी NIT हैं बहुत सारे। देखिए यहाँ पर सिलचर वगैरह का नाम भी लिखा हुआ है, और अर्पिता दास हैं, और कई सारे लोगों का भी नाम लिखा हुआ था। ये नाम तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बायोडीजल क्या होता है और बायोफ्यूल क्या होता है, ये सब पूछेगा। और कहाँ कहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही मिलकर बायोडीजल से जुड़े हुए कैटलिस्ट का निर्माण किया है, तो चीन है, UK और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये कारनामा किया है। ओके, इसी में एक टर्मिनोलॉजी है सुपर हाइड्रोफोबिक, स्फेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक नेचर में कैटलिस्ट होगा वो। सुपर हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का क्या तात्पर्य होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिसको पानी वगैरह से डर लगता हो, सामान्य अर्थों में अगर बोले तो। आप लोग बोलते हैं फोबिया है इसको जल का, तो उसी प्रकार से आपने हाइड्रोफोबिक मटेरियल देखा है क्या? हाइड्रोफोबिक मटेरियल देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। कुछ ऐसे पत्तों को देखा है, जैसे कमल का पत्ता देखा है, वो कभी भीगता नहीं है, उस पर आप कितना भी पानी डाल लीजिए वो भीगता नहीं, उसी को क्या कहा जाता है? तो वो इसी प्रकार का मटेरियल होता है। इसी प्रकार का कुछ कुछ कैटलिस्ट डेवलप किया गया है इन वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कैटलिस्ट क्या करेगा, तो सस्ता बायोडीजल बनाने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो उड़ीसा के, चीन के, UK के वैज्ञानिक वगैरह इसमें शामिल हैं, उन्होंने मिलकर ये कारनामा किया है। तो ज़रा हम इनके कारनामे को भी देखेंगे, सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट क्या होता है इसको भी ज़रा देखेंगे, और उसके साथ में हम लोग बायोफ्यूल, बायोडीजल, इन सब टर्मिनोलॉजी को भी क्लियर करेंगे। क्या कोई आपसे पूछ लेगा कि बायोडीजल क्या होता है भाई, तो आप क्या बोलोगे उस समय, क्या उसमें टिक मारोगे? इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। ओके, देखिए देखते हैं जैव ईंधन क्या होता है। पहले बायोफ्यूल को समझते हैं, फिर हम लोग बायोडीजल को समझेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोफोबिक को समझेंगे। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, जीवित या कभी जीवित पदार्थ से अल्प समय, दिन, सप्ताह, यहाँ तक कि महीनों में उत्पादित किया जाता है, जैव ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन ठोस, तरल या गैसीय प्रकृति के हो सकते हैं। यही आपका लाइन बन सकता है। कंफ्यूज करने के लिए मैं ही यही लाइन दे दूँ ना, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा कि जैव ईंधन ठोस, तरल, गैसीय तीनों रूप में हो सकते हैं। उसके दिमाग में, उस समय आपके दिमाग पता है क्या आता है? टिक मारते समय ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो नाम ही नहीं सुना किसी तरल बायोफ्यूल का, या ठोस का तो पक्का नाम नहीं सुना, गैस वाले का पक्का नाम नहीं सुना, है ना। तो ठोस भी होता है लकड़ी, सूखे पौधे, सामग्री, खाद। तरल में बायो एथेनॉल, बायोडीजल होता है। गैस में बायोगैस जो होता है, ये होता है आपका बायोफ्यूल। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का सामान्य सा कोई भी मिश्रण आप ले लीजिए, मीथेन, इथेन, कुछ भी ले लीजिए, इसमें C और H मौजूद हो। CH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, पढ़ा होगा ना ये सब। तो केमिस्ट्री का तो सबसे पहला चैप्टर होता है गुरु, इसके लिए साइंस बैकग्राउंड थोड़ी ही चाहिए। तो स्कूल केमिस्ट्री है ये, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते थे ये। तो इनका उपयोग परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन का स्थान पर या इसके अतिरिक्त किया जा सकता है। साथ ही इनका उपयोग गर्मी में बिजली पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, गर्मी और बिजली पैदा करने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि एक ईंधन है, तो ईंधन का जो भी काम दूसरे ईंधन कर सकते हैं, वो सारा काम ये भी कर सकते हैं। अब ईंधन का क्या क्या काम लेते हैं आप लोग? बिजली उत्पादन का लेते हैं, खाना बनाने का लेते हैं, गाड़ी चलाने का लेते हैं, कभी कभार हीटर जलाने का भी काम ले लिया, हाथ सेकने का भी काम ले लिया, किसी चीज़ को जलाने का भी काम लेते। यही सब काम तो ये भी कर सकते हैं, जो बाकी ईंधन कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। ठीक है। जैव ईंधन की ओर रुख करने के कुछ मुख्य कारण है कि तेल की बढ़ती कीमतें, जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, किसानों के लाभ के लिए कृषि फसलों से ईंधन प्राप्त करने में रुचि, इन सभी कारणों से जैव ईंधन की तरफ में लोगों का रुख जो है वो जाता जा रहा है। एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्या जैव ईंधन से 100% जो पर्यावरण प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जैव ईंधन से भी थोड़े बहुत प्रदूषण होते हैं, लेकिन कंपेयर अगर आप करेंगे तुलनात्मक रूप से, तो जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, बहुत ज़्यादा। कोयले को अगर आप जलाएंगे तो उससे ज़्यादा उत्सर्जन होगा, बायोगैस का अगर आप उपयोग करते हैं तो उनसे कम उत्सर्जन होगा, तुलनात्मक रूप से बहुत कम उत्सर्जन होता है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने का सरकार काम करती है, पूरे दुनिया भर की सरकार इस पर काम कर रही है कि भाई हमें विकल्प तो मिले ईंधन का। ठीक है। अब ज़रा देखिए कि भाई बायोडीजल क्या होता है। बायोडीजल के बारे में, इसे सोयाबीन तेल या पाम तेल, पाम ऑयल, UPSC का सवाल है पाम ऑयल के बारे में गुरु। पाम ऑयल का उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? इस बार का ही शायद सवाल है क्या, पाम ऑयल से जुड़ा हुआ, या 2019-20 का है, देखिएगा एक बार। वनस्पति अपशिष्ट तेलों, पशु वसा, जानवरों का जो फैट होता है भारी स्तर पर उपयोग किया जाता है उसका। एनिमल फैट, एनिमल को मारने के बाद जो उनसे फैट निकलता है,
सही सुन रहे हैं आप। उसका उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। कई सारे खाद्य सामग्रियों में भी उसका उपयोग किया जाता है एनिमल फैट का। ठीक है, जो सस्ते बटर आप सड़क किनारे पाव भाजी खा रहे होते हैं, जो घटिया बटर होता है सबसे सस्ता वाला, वो उसमें इस तरह की चीज़ों का उपयोग होता है। ठीक है, वनस्पति तेलों से ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन, ये टर्मिनोलॉजी है। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन नामक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, वनस्पति अपशिष्ट तेल, पशु वसा, एनिमल फैट, इन सभी चीज़ों का इनपुट के तौर पर लेते हैं हम लोग। इनपुट ले लिया, अब इनका हमने ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन किया और उससे हमने बायोडीजल प्राप्त किया। बायोडीजल बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन शब्द हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किससे संबंधित है? और यूपीएससी बीपीएससी वालों जो पेपर से, उनका हाल का मतलब होता है 10 साल पहले की भी चीज़ों को हाल ही में देकर वो पूछ लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन नामक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो बायोडीजल की प्रक्रिया होती है। ये यूपीएससी ने इस बार जो करंट पूछा है उसमें 2023 ईस्वी के मार्च और अप्रैल महीने का भी करंट है। तो जो लोग एक साल यूपीएससी के लिए रटते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का कोई करंट पूछने कोई खास पैटर्न है नहीं। वो इस साल हो सकता है आयुष्मान भारत से पूछ लिया आपको, आयुष्मान भारत 2018 की योजना में है, लेकिन बीच में एक बार भी चर्चा में आ गई तो यूपीएससी का सिलेबस हो जाता है। इसी प्रकार से बीपीएससी का भी अध्ययन किया कीजिए। सामान्य तौर पर 1 ईयर का पूछती है, लेकिन कोई 1 ईयर से पुराना टॉपिक है, चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है आपसे। डीजल की तुलना में यह बहुत कम या बिल्कुल भी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती है। इसका उपयोग पारंपरिक डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए बायोडीजल जैसी जो चीज़ें हैं इनको बढ़ावा दिया है, क्योंकि डीजल जलने पर बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, हद से ज़्यादा इमिशन होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिक देख लीजिए क्या होता है। एक पत्ता मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। इस तरह का आपने पत्ता देखा होगा और ऐसे ही पानी की बूंदें रहती हैं उस पर तैरती हुई। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सुपर हाइड्रोफोबिक। ओके, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, सुपर हाइड्रोफोबिसिटी। इसी प्रकार के कैटलिस्ट का निर्माण किया गया है इन देशों के यूके, चाइना और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, जो बायोडीजल के सस्ते उत्पादन को और भी ज़्यादा बल देगा। बायोडीजल का सस्ता उत्पादन और संभव हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग धान की रोपाई के बारे में समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्यों चर्चा में है, तो ज़रा उसको देखिए। इसको डीएसआर कल्टीवेशन कहा जाता है। डीएसआर कल्टीवेशन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बंधुओं? तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब जो शहरी बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट दिक्कत आने वाली है गुरु, है ना। तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं? सीडिंग ऑफ राइस। धान की फसल कैसे लगाई जाती है? धान की फसल अभी जो आपने आस पड़ोस में देखी होगी उसमें क्या होता है, उसमें पहले खेत है पूरा, तो धान का बीज तैयार किया। जैसे इस बार बड़ी मुश्किल हो रही, धूप के कारण से बारिश हो नहीं रही थी, धान का बीज इस कोने पर तैयार कर लेते हैं लोग। इतने में खूब पानी डाला, यहाँ पर धान छिड़क दिया, उससे उसके बिचड़े जन्म हो जाते हैं। अब इसको यहाँ से उखाड़ते हैं और इसको पूरे खेत में फैला देते हैं। जब वर्षा होती है तो पूरे खेत में फैला देते हैं। इसको कहा जाता है, ये पारंपरिक तकनीक है। क्या है? ये पारंपरिक तकनीक है। लेकिन डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है? डायरेक्ट जो बीज है वो कोने पर लगाना छोड़ के एक स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं और डायरेक्ट ही पूरे खेत में हम लोग बो देते हैं। इससे एक स्टेप हमने एलिमिनेट किया, वाटर बचा लिया हमने, उसके साथ साथ मृदा का भी थोड़ा सा इसमें बचाव होता है। ये देखिए, ये जो तकनीक है ये पंजाब और हरियाणा में अभी भी पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, जबकि यूपी बिहारों में ये कुछ हद तक पॉपुलर हो रहा है। डायरेक्ट सीडिंग जो तकनीक है इसका कुछ बेनिफिट है, जैसे वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि डीएसआर तकनीक जो है कल्टीवेशन की हाल ही में चर्चा में रही है, इसका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ये आपसे मेंस में शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखिए, जैसे आयरन वाले जो खेत होते हैं, जिनके मिट्टी में आयरन की बहुतायत है, वहाँ पर ये तकनीक बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो ये दो मुख्य रूप से इसके बेनिफिट है। इसके और भी बेनिफिट हैं। तो डीएसआर तकनीक के बारे में यूपीएससी ने अपने स्टेटमेंट में बनाकर पूछा था, जब राइस कल्टीवेशन के बारे में उसने सवाल पूछा था 2020 ईस्वी के पीटी में। 2020 पीटी में कृषि से जुड़ा हुआ 13 सवाल पूछा गया था, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ।
उसमें एक सवाल था कि चावल उत्पादन से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें था कि चावल उत्पादन भारत में 12 महीने किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जाता है। भारत में कई सारे ऐसे एरिया जहाँ पर साल में 2-2 3-3 बार फसल बोई जाती चावल की, मतलब चावल खरीफ रबी सब में बोई जाती है। दूसरा ये था कि चावल का डायरेक्ट कल्टीवेशन भी किया जा सकता है, यानी कि बिना बीज लगाए डायरेक्ट उसको कल्टीवेशन भी किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा इसी प्रकार का एक और था स्टेटमेंट। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आपको कृषि में क्या नए चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डायरेक्ट कल्टीवेशन को जरा हम लोग समझेंगे, फिर बिहार स्पेशल पढ़ के एंड करेंगे टॉपिक को। देखिए क्या होता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कहा जाता है। पारंपरिक रोपाई के तहत सबसे पहले किसानों द्वारा नर्सरी संपूर्ण खेत का 5 से 10%, वही जो अभी मैंने बताया कि एक खेत है तो इसके कोने पर हम लोग क्या करते थे, बीज लगा लेते। तो देखा होगा भी आपने, अभी बीज झुलस गए बहुत सारे। धान के बीज की बुआई की जाती है। 25 से 30 दिनों के पश्चात इस धान के छोटे छोटे पौधे को नर्सरी से हटाकर पूरे खेत में इसकी बुआई कर दी जाती है। बारिश न होने की स्थिति में धान में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी की गहराई बनाए रखने हेतु लगभग में रोजाना सिंचाई करनी पड़ती है, नहीं तो जल जाती है वो बीज। देखा होगा आपने। और धान जब रोपाई होती है तब तभी होती है जब मानसून अच्छा खासा आ जाता है ना। जलमग्न अवस्था में ऑक्सीजन की कमी के कारण खेत में खरपतवारों की वृद्धि नहीं होती है, जबकि एरेचिमा उतक के कारण धान की जड़ों में वायु पहुंचती रहती है, अतः जल धान के लिए एक दवा के रूप में काम करता रहता है। धान उत्पादन में दुनिया में सबसे ज़्यादा जल का खपत होता है। अगर सभी फसलों का उन्होंने एवरेज निकालेंगे तो चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जल का खपत होता है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में भौम जल के कमी में सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। उन्होंने खेती के पैटर्न चेंज कर लिया। चावल खाते नहीं हैं वो लोग। पंजाब और हरियाणा के लोगों के भोजन में चावल शामिल नहीं है। महीने में एक परिवार में 2 किलो चावल खर्चा होता है। हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब के किसानों के घर में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो लोग रोटी प्रमुख रूप से खाते हैं, दिन भी रोटी, रात भी रोटी, अलग अलग रोटी, लेकिन उत्पादन करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके कारण से जल की कमी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर जब इसका उत्पादन करते तो क्या होता है, तो ये जल की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के तहत नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनों की मदद से खेत में बीजों की बुआई की जाती है। डायरेक्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने बीजों की बुआई कर दी। इस विधि के तहत किसानों के बीजों की बुआई से पूर्व जमीन को समतल तथा एक बार सिंचाई करनी होती है। खेत की मृदा में आवश्यक नमी होने के पश्चात 2 बार जुताई करनी होती है, जिसके बाद बीजों की बुझाई कीटनाशक दवा का छिड़काव करके किया जाता है। मतलब पहले उसके साथ ही दवा भी डाल दी, बीज भी डाल दिए, जिससे पेड़ जो है वो सुरक्षित रहेगा। दरअसल कीटनाशक एक ऐसी दवा है जो खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक साबित होती है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस विधि के तहत इसका 2 बार छिड़काव किया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस विधि के तहत में हमें खरपतवार नाशियों का 2 बार छिड़काव करना पड़ता है, जबकि जो हमने पारंपरिक विधि अपनाई उसमें जल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खरपतवार वहाँ पर जन्म नहीं ले पाते हैं। और उसमें ये जो है तेलनाशी, खरपतवार नाशी, इसका हमें छिड़काव नहीं करना पड़ता है। एक खामी निकाल लिया आपने डायरेक्ट सीडिंग मेथड का, ठीक है। धान के अंकुरण से पूर्व बुआई के 20 से 25 दिन पश्चात उल्लेखनीय कि पंजाब ये 2 बार ये छिड़कना जब पड़ता है उसकी बात हो रही है। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक लकी सीड ड्रिल भी विकसित की, जिसकी मदद से बीज की बुआई और खरपतवारों को नियंत्रित करने हेतु कीटनाशक का छिड़काव एक साथ किया जा सकता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लाभ क्या है? पानी की बचत होती, कम संख्या मजदूरों की आवश्यकता होती है, श्रम लागत में कमी होती है। यहाँ पर एक खामी भी है, कम लोगों को रोज़गार मिलेगा। धान बुआई में बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोज़गार मिलता है, गांव घर में आपने देखा होगा। दूसरा क्या है, खरपतवार नाशी का प्रमुख रूप से छिड़काव करना पड़ता है, जो कॉस्टली होता है, जो सस्ता नहीं होता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की खामियां क्या है? बाजार में कीटनाशकों की कमी है। तकनीक के साथ धान की रोपाई में प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक मात्र 4 से 5 किलोग्राम बीज में ही काम चल जाता है। बीज ज़्यादा लगता है, ये भी इसकी खामी है। बुआई से पूर्व जमीन को समतल की आवश्यकता के कारण प्रति एकड़ 1000 रुपये का अतिरिक्त खर्चा आता है, जबकि पारंपरिक विधि में क्या होता है आपने देखा होगा, पानी भर गया खेत में तो एक बार ट्रैक्टर चलाया और उसमें डाल दिया बीज, है ना, पूरे खेत भर में। तो ये पारंपरिक और डायरेक्ट सीडिंग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या धान डायरेक्ट सीडिंग के द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्रधानमंत्री जी नालंदा में, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो पूर्व एशिया के देश हैं वो भगवान बुद्ध से बहुत जुड़े हुए हैं।
लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किनको कहा है? तो बुद्ध को। बुद्ध अपने देश में जन्मे सबसे बड़े फिलोसफर हैं, उनसे बड़ा फिलोसफर अपने देश में नहीं पैदा हुआ। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। यह एक सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल किया जाता है। यहाँ पर 100 एकड़ क्षेत्रफल वाले जल निकाय कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस और आत्मनिर्भर है। 1600 वर्ष पूर्व स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय से एक में जाना जाता था। कुमारगुप्त के समय में स्थापित किया गया था। भारत के विश्वविद्यालय आज के नहीं रहे हैं। अब अपने यहाँ पर केवल एम्प्लॉय पैदा होते हैं। सुंदर पिचाई जी गूगल में एक एम्प्लॉय हैं, गूगल उनको हटाएगा सीईओ के पद से, आप एम्प्लॉय बनने जाएंगे। अब भारत में कोई कालिदास या कोई बाराहमिहिर या कोई भास्कर प्रथम या कोई ब्रह्मगुप्त पैदा नहीं होता जिसकी अलग थ्योरी हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनसे पहले मिसाइल दुनिया में बन चुका था, उनसे पहले भारत में एटम बम बन चुका था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम कुछ नया नहीं बनाते हैं। अब आज़ादी के पश्चात से जब से हम गुलाम हुए तब से हमने नया कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था जिसमें द्वारपाल जो था नालंदा विश्वविद्यालय का, वो आपका टेस्ट लेता था, तब आप इंटर कर सकते थे उसमें। दुनिया भर के वैज्ञानिक आते थे भारत में। आइंस्टाइन के 1000 साल पहले भारत में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सब थ्योरी दे दी गई थी। सोचने की स्वतंत्रता थी। क्या वो है? रोज़गार के नाम पर वो चीज़ ख़त्म हो गई, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, कोई भी हो। अभी मैंने आपको बताया सत्य नडेला हैं या फिर सुंदर पिचाई हैं, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने थे। जस्ट अ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय हैं वो, हटा दिया गया उनको, एलन मस्क ने खरीदा। तो इतना बड़ा आदमी अपना कंपनी नहीं स्थापित कर पाता है, अपना कुछ नहीं बना पाते हम लोग, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है। नालंदा उसमें एक चिराग साबित हो सकता है अंधेरे में, लेकिन क्या उसको उस स्तर का बनाया गया है? कतई नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र धरोहर स्थल घोषित किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएसए की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। ईएएस हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकारी मंच है जो सामरिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी प्रमुख साझेदार राष्ट्रों को एक साथ संगठित करती है। ईएएस स्पष्टता, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान की केंद्रीयता, प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो यही ईएएस आसियान देशों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म फिलॉसफी पढ़ने के लिए भारत आएंगे, लेकिन क्या उसमें उस तरह के फिलोसफर होंगे, उस तरह के प्रोफेसर्स होंगे? आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं हैं। बच्चे ग्रेजुएशन पास करके एक निबंध नहीं लिखना जान रहे हैं, एक आंसर नहीं लिखना जान रहे, इंट्रो कंक्लूजन मुझे उनको बीपीएससी में लिखवाना पड़ता है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। सब ग्रेजुएशन पास हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी आप बनाइए, यूनिवर्सिटी से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? लेकिन अगर आपने कुछ नया नहीं बनाया तो फिर वैसा ही का वैसा ही रह जाए, कोई खास महत्व नहीं होगा। कुछ तो कमी होगी ना हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की तुलना में हमारे देश में, कि हम नया नहीं सोच पाते हैं। गूगल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय भारतीय हैं। गूगल अपने यहाँ पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं किसी भारतीय मन में ये चीज़ आया? क्यों भास्कर प्रथम ने या चंद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने नाम लिया था, उन लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ कैसे सोच लिया? क्या ऐसी थी कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी पर बैठे बैठे चंद्रमा की दूरी निकाल ली बिना किसी संयंत्र के गणितीय माध्यम से? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था क्या उन्होंने? तो वो हमें सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में हमने और कॉलेज और स्कूल एजुकेशन में हमने कुछ इस तरह की खामियां कर दी है पिछले 100-150 सालों में, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर कुछ अच्छे आइडिया जन्म नहीं ले रहे हैं। आप आइडिया क्या होता है? फूड डिलीवरी ऐप बनाना, कपड़ा डिलीवरी का ऐप बनाना? बिल्कुल नहीं। आइडिया होता है क्वांटम कंप्यूटर बना देना, आइडिया होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट पर काम करना। क्वांटम इंटेंगलमेंट, दुनिया बदल जाएगी इसके बाद। चलिए, बहुत सारी बकवास बातें मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए, सोचेंगे अलग तरीके से तो लिखेंगे अलग तरीके से, लिखेंगे अलग तरीके से तो मार्क्स आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।